हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 19th लेक्चर। ये हमारा 19th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। एंड ऑर्गेनाइजिंग पे ये मेरा 5वां लेक्चर है। 4 वीडियो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ऑर्गेनाइजिंग पे, जिसपे हमने पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग का वो डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो मेरे पिछले 4 वीडियोस थे वो देख भी लिए होंगे। बट अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा इस लेक्चर के बाद जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक डिस्कस किया है। चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले 4 लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो लेक्चर 15, 16, 17, 18 जो पिछले 4 लेक्चर थे, उनमें हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हमने डिटेल में लास्ट के 4 लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है, बेनिफिट क्या है, एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है, फंक्शनल एंड डिविजनल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप की होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के हमने फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये सब बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो जरूर इन वीडियो लेक्चर्स को भी जरूर चेकआउट करिएगा, जरूर इनसे पढ़िएगा। ठीक है। एंड आज है हमारा 19वां लेक्चर, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं, उसके जो मैनेजर होते हैं, उन पे जो भी जॉब, उनको जो भी टास्क, जो भी जॉब परफॉर्म करना है, जो भी वर्कलोड है उन पे, अगर वो एक लिमिट के ऊपर बढ़ जाए, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय है उस पे जो भी वर्क, जो भी टास्क उसको परफॉर्म करना है, वो अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उस पे बढ़ जाए ना, देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि ये जो सुपीरियर है ये अपने सबऑर्डिनेट के साथ उस जो बढ़ा हुआ जो वर्कलोड है उसको अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करे। ठीक है, ये बात समझ में आई। जब ये जो सुपीरियर है इस पे अगर काम इसकी लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए ना, तब देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि ये जो सुपीरियर है अपने सबऑर्डिनेट के साथ वर्क को शेयर करे। तो वही जो प्रोसेस होता है ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क विद सबऑर्डिनेट, ये जो सुपीरियर है ये अपने सबऑर्डिनेट के साथ ये जो वर्क शेयर करता है ना, इसके प्रोसेस को ही कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। देखिए लिखा है मैंने, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क। वर्क को शेयर करने का जो प्रोसेस होता है, जिसमें सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के साथ वर्क को शेयर करता है। और ये प्रोसेस कैसे होता है, विद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू जो है सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के साथ किसी भी वर्क को शेयर कर सकता है। देखिए इसमें वो डेलीगेट कर रहा है, यानी सौंप रहा है अथॉरिटी। ठीक है, इसको ये टास्क असाइन कर रहा है। ठीक है। फिर एक और देखिए, मैंने यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की डिफिनीशन लिखी है कि डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन मतलब अथॉरिटी को ट्रांसफर करना। ठीक है, अथॉरिटी मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी को ट्रांसफर करना फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ये जो सुपीरियर है अपने सबऑर्डिनेट को जो भी जिम्मेदारी है इसको ट्रांसफर कर रहा है, अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार। ठीक है, अथॉरिटी इज, वैसे हम लोगों ने हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल पढ़े हैं उसमें हमने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पढ़ा था ना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो वही है यहाँ पे, ये टर्म आपके लिए मतलब नए नहीं है, क्योंकि हेनरी फ्यूल में मैंने ये डिटेल में पढ़ाया था। अथॉरिटी मतलब होता है राइट, अथॉरिटी। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है। तो डेलीगेशन मतलब क्या होता है, डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, यानी राइट देता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट को। ठीक है, अलोंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ। और क्रिएट करता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होती है जवाबदेही, यानी आंसरेबल। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो जूनियर होता है, ये सबऑर्डिनेट होता है, ये आंसरेबल होता है टू इट्स सीनियर। ये जो सबऑर्डिनेट है ये अपने ये अपने सीनियर के लिए आंसरेबल होता है। और ये जो सीनियर है ये क्या करता है, ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है अपने सबऑर्डिनेट को। क्यों डेलीगेट करता है, क्योंकि अब इस सीनियर के पास ना बहुत सारे काम आ गए हैं, इसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा काम आ गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट की एरियाज पे फोकस नहीं कर पा रहा है, तो इसने अपने जो रूटीन काम है, ठीक है, जो एक दूसरा पर्सन उसका सबऑर्डिनेट भी कर सकता है, तो ऐसे काम को इसने क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। तो इसी को कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फिर एक मैनेजमेंट थिंकर थे थियो हेमन, इन्होंने एक और डेफिनेशन दी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट।
टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, यानी जो भी राइट है उसको ग्रांट किया जाता है, किसको, सब ऑर्डिनेट को। सीनियर अपने सब ऑर्डिनेट को जो भी राइट्स हैं वो ट्रांसफर करता है कि सब ऑर्डिनेट को वो टास्क परफॉर्म करना है विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, यानी एक लिमिट में रहते हुए, ठीक है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है, अधिकार दिए जाते हैं और उसको वो टास्क परफॉर्म करना होता है विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। तो दिस इज द वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी गिवन बाय थियो हेमन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, दिस इज अ डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। खास बात है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, ये एक डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो ये तो अभी मैंने बताया था, हाँ ये डाउनवर्ड ट्रांसफर है। जूनियर थोड़ी ना अपने सीनियर को अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहा है, ये जो सीनियर है, ठीक है, जो सुपीरियर है, वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो ट्रांसफर कर रहा है, इसीलिए इसको कहा गया है डाउनवर्ड ट्रांसफर। डाउनवर्ड ट्रांसफर हो रहा है मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है, मतलब जो टॉप मैनेजर है, वो अपने जूनियर को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ना, दिस इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की एक और खास बात है कि डेलीगेशन इज अ प्री रिक्विजिट, ठीक है। प्री रिक्विजिट तो जानते हैं ना, प्री रिक्विजिट यानी ये तो चाहिए ही चाहिए। प्री रिक्विजिट यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इफिशिएंट फंक्शनिंग हो, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्री रिक्विजिट, यानी ये अगर इफिशिएंट वर्किंग चाहते हैं तो उससे पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो होना ही है, होनी ही चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तभी क्या होगा, मैनेजर जो है इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर पाएगा, ठीक है। अगर चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम हो तो इस मैनेजर को थोड़ा सा फ्री करना पड़ेगा, मैनेजर को अपने रूटीन काम सबऑर्डिनेट को देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्री रिक्विजिट, यानी ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंट फंक्शनिंग अगर चाहते हैं तो उससे पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक और फायदा है, ये खैर मैं एडवांटेज अभी अलग से बताऊंगी, बट ये कुछ फीचर्स हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इट सेटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट नीड। देखिए ये जो जूनियर है, ये जो सबऑर्डिनेट है, इसकी भी तो कुछ नीड है, ये भी चाहता है कि इसको रिकॉग्निशन मिले, इसको बड़े बड़े काम करने को मिले। ये सबऑर्डिनेट भी अपने रूटीन काम कर करके अब उनमें परफेक्ट हो चुका है, अब ये चाहता है कि नए काम इसको मिले, कुछ नया सीखने को मिले, और इस सबऑर्डिनेट में जो स्किल है, जो टैलेंट है, वो इनको यूज कर सके, ठीक है। वो यूज तो तभी कर पाएगा ना जब इस सबऑर्डिनेट के पास कुछ नए काम आएंगे, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू क्या है, जो सीनियर है अपने सबऑर्डिनेट को नए काम देता है, अपने काम देता है, तो इस सबऑर्डिनेट को कुछ नया सीखने को मिलता है, प्लस इसको रिकॉग्निशन मिलती है, और जो सीनियर है इसका ट्रस्ट भी तो बढ़ता है सबऑर्डिनेट पे। तो तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सेटिस्फाई द सबऑर्डिनेट नीड। ये जो सबऑर्डिनेट है, जूनियर है, इसकी जो नीड है, इसको भी रिकॉग्निशन चाहिए, इसको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए कि ये ग्रो कर सके, नया काम सीख सके, बड़े काम सीख सके, इनिशिएटिव ले सके, ठीक है। तो ये इसकी नीड भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से सेटिस्फाई होती है, ठीक। अब ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, इसमें दो पार्टीज होती हैं, डेलीगेटर एंड डेलीगेटी, ठीक है। डेलीगेटर कौन होता है, सुपीरियर, जो वर्क डेलीगेट कर रहा है, ही इज डेलीगेटर, ये होता है डेलीगेटर। डेलीगेटी कौन होता है, जूनियर, ठीक है। सबऑर्डिनेट जो अदर पर्सन होता है वो होता है डेलीगेटी, ठीक। अच्छा, मैं आपको हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल पढ़ा चुकी हूँ, तो अब जरा एक सवाल है, जरा मुझे बताइए, हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल हमने पढ़े थे उसमें से कौन सा प्रिंसिपल, ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ये उनमें से 14 प्रिंसिपल में से किस पे बेस्ड है। इवन ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वन वर्ड जो टाइप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जाता है, प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है कि ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ये हेनरी फ्योल के 14 जो प्रिंसिपल है उनमें से किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो याद आ रहा है, हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क, हेनरी फ्योल का सबसे पहला ही इवन प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। उसमें क्या था, वर्क को डिवाइड करने की जरूरत है, ठीक है, तभी स्पेशलाइजेशन आता है, तभी वर्क एफिशिएंटली परफॉर्म हो पाता है। तो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है कि ये वही तो है। इसमें क्या है, ये जो सुपीरियर है, क्योंकि ये ओवरलोडेड हो गया है, तो इसने अपने वर्क को डिवाइड किया है और वो क्या कर दिया, अपने जूनियर को डेलीगेट कर दिया। तो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल का जो डिवीजन ऑफ वर्क है उस पे बेस्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक चीज और है, ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है, इसमें क्या है, सुपीरियर जो है उसने अपने सबऑर्डिनेट को टास्क क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिया, अपना वर्क शेयर कर दिया। लेकिन ये खास बात है कि मैनेजर रिमेन अकाउंटेबल इवन आफ्टर डेलीगेशन। जो सुपीरियर है ना, वही अकाउंटेबल होगा,
टॉप मैनेजमेंट के लिए ये सुपीरियर जो है जिसको असली में काम दिया गया था ना, यही अकाउंटेबल होगा इवन आफ्टर डेलीगेशन। भले ही इसने काम अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट के लिए जो जवाबदेही होगी ना, जो आंसरेबल होगा, वो सुपीरियर ही होगा। ठीक है, तो वही मैं लिखा है कि ये जो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन है, इससे ऐसा नहीं होता है कि सुपीरियर जो है अपने अकाउंटेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है, वो उस अकाउंटेबिलिटी से रिलीव हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अब सुपीरियर से नहीं, अब सबऑर्डिनेट से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन, यानी भले ही उसने चाहे जितना भी डेलीगेट किया हो, चाहे 10% वर्क ही डेलीगेट किया हो, चाहे 90% वर्क डेलीगेट किया हो, चाहे पूरा का पूरा काम वो अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट किया हो, बट जो आंसरेबल होता है ना, वो टॉप मतलब ये जो सुपीरियर होता है वही आंसरेबल होता है, जितना वो बिफोर डेलीगेशन के था। बिफोर डेलीगेशन यानी डेलीगेट करने से पहले भी ये जो सुपीरियर है यही आंसरेबल था, और डेलीगेशन के बाद भी यही आंसरेबल होगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इसी की है। जैसे एग्जाम्पल से एक समझाती हूँ, सपोज करिए कोई कंपनी है, उसका चीफ अकाउंटेंट है। ठीक है, उसको टास्क मिला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, बोर्ड मीटिंग होने वाली है, बोर्ड मीटिंग से पहले इस चीफ अकाउंटेंट को कहा गया है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बताया गया है, इस फॉर्मेट में आपको कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, पीएल स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और बोर्ड मीटिंग होनी है, उसमें आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, दिस इज द टास्क, ये चीफ अकाउंटेंट को दिया गया था, बट चीफ अकाउंटेंट के पास तो और भी बहुत सारे काम है, ही इज ओवरलोडेड, तो इसने अपना वो काम सब ऑर्डिनेट को दे दिया था। ठीक है, तो एक बात है, अगर वो काम नहीं हो पाया ना, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ अकाउंटेंट, पूछा जाएगा चीफ अकाउंटेंट से, अकाउंटेबिलिटी इसी की है। अगर वो सबऑर्डिनेट टाइमली नहीं बना पाया वो स्टेटमेंट, या उसने बनाया बट वो उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है, तो इसके लिए आंसरेबल कौन होगा, सबऑर्डिनेट या चीफ अकाउंटेंट? तो इसके लिए आंसरेबल चीफ अकाउंटेंट होगा, इसमें सबऑर्डिनेट की कोई गलती नहीं है। सबऑर्डिनेट अपने सीनियर के लिए अकाउंटेबल है, सीनियर को जवाब देना है, बट ये जो चीफ अकाउंटेंट है ना, इसको जवाब किसको देना है, टॉप मैनेजमेंट को, कि क्यों बोर्ड मीटिंग से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर हो पाया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो डेलीगेशन है, इसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये जो डेलीगेशन है, इसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। आप ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है इसको। तो चाहे एलिमेंट कहिए, चाहे प्रोसेस कहिए डेलीगेशन का, तो इसमें 3 एलिमेंट एलिमेंट करके मैं पढ़ाती हूँ। तो इसके 3 एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला है अथॉरिटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये जो डेलीगेशन होता है, इसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। और ये तीनों ही वर्ड आपके लिए बहुत नए नहीं है, आप इन वर्ड से भली भांति परिचित हैं, है ना परिचित? सुना हुआ है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने डिटेल में पढ़ा था हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल में, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। ठीक है, आंसरेबल, कौन आंसरेबल है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है, सबसे पहला एलिमेंट है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, राइट, अधिकार दिए जा रहे हैं। अथॉरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी किसके पास होती है, ये जो सुपीरियर है। ठीक है, ये जो सुपीरियर है इसके पास अथॉरिटी है, इसके पास राइट है। ठीक है, कि वो कमांड कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट को, ये जो इसके नीचे जो सबऑर्डिनेट है इसको कमांड कर सकता है विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, जितनी अथॉरिटी, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम बोलते हैं। इस ये जो सुपीरियर है, इसकी जो भी जॉब पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंग इसको कुछ अथॉरिटी मिली हुई है, इसको कुछ राइट मिले हुए हैं कि ये अपने जूनियर से कुछ कुछ काम करा सकता है, इसको कमांड कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज अथॉरिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, यानी उसकी जो जॉब पोजीशन है उसके स्कोप में रहते हुए ये जो टॉप ये जो सुपीरियर है इसको कुछ राइट्स मिलते हैं। ठीक है, कि वो अपने जूनियर को कमांड कर सकता है, इसी को कहते हैं अथॉरिटी। एंड अथॉरिटी आती कैसे है? ठीक है, अथॉरिटी आती है जॉब पोजीशन से, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जिस पोजीशन पर आप हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है कुछ ऐसा, टॉप मैनेजमेंट, उसके नीचे, फिर नीचे मैनेजर, तो ये लेवल्स होते हैं, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी आती कैसे है? अथॉरिटी आती है बिकॉज ऑफ हर जॉब पोजीशन, यानी जॉब में जो भी आपकी पोजीशन है उसके बेसिस पे अथॉरिटी आती है। ठीक है, अब एक खास बात है कि ये जो एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी है, दिस इज हाईएस्ट एट द टॉप लेवल, यानी ये जो टॉप लेवल का एम्प्लॉय होता है उसके पास क्या होती है, ज्यादा अथॉरिटी होती है। और जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में नीचे मूव करते जाते हैं, अथॉरिटी क्या होती है, कम होती जाती है। ये बात तो समझ में आ रही है ना? जो टॉप मैनेजमेंट है इसके पास ज्यादा राइट्स हैं, जो उसके नीचे जो मैनेजर है उसके पास थोड़े से कम राइट्स हैं, जो सबऑर्डिनेट है उसके पास काफी कम राइट्स हैं। ठीक है, अपने मतलब कोई भी अपने नीचे के जो सबऑर्डिनेट है उन पे कमांड करने का कम राइट है। ठीक है, तो ये जो
एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी है इट इज हाईएस्ट एट द टॉप लेवल, ये टॉप लेवल पे हाईएस्ट होती है। ठीक, अब ये जो अथॉरिटी है ना, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। ये जो अथॉरिटी है ये रिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। अथॉरिटी, ये जो राइट्स होते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बाय रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच लिमिटेड स्कोप। ये जो अथॉरिटी है, ऐसा नहीं कि कोई भी काम, कोई भी कमांड दे सकते हैं आप अपने सबऑर्डिनेट को। दिस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय रूल एंड रेगुलेशन। कुछ रूल एंड रेगुलेशन है कि आप इन काम को कह सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है। तो वो लिमिट होते हैं इट्स, तो वो जो होता है लिमिट करते हैं इसके स्कोप को। ये जो अथॉरिटी, जो राइट दिया जाता है सुपीरियर को, तो वो उसको लिमिट करते हैं, ठीक है। एंड हाउ एवर वी मूव इन द मैनेजमेंट हायरार्की द स्कोप ऑफ अथॉरिटी इंक्रीजेस। जैसे वही बात है जो अभी मैंने कहा है कि जैसे जैसे हम मैनेजमेंट हायरार्की में ऊपर बढ़ते जाते हैं, लोअर लेवल से ऊपर की तरफ, हायर लेवल की तरफ मूव करते जाते हैं, अथॉरिटी क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है, अथॉरिटी बढ़ती है, ठीक है। जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनके पास ज्यादा राइट्स होते हैं, ठीक है। जो लोअर लेवल के लोग होते हैं उनके पास कम राइट्स होते हैं। तो दिस इज अथॉरिटी, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक। दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट द असाइन्ड ड्यूटी। ये जो जूनियर है जिसको काम दिया गया, तो ये अब इसकी जिम्मेदारी है। ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट है और ये क्या है, सुपीरियर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो सबऑर्डिनेट है ये अब उसका ऑब्लिगेशन है कि उसे जो भी ड्यूटी, जो भी टास्क असाइन किया गया है उसे वो अच्छे से कैरी ऑन करे। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो सबऑर्डिनेट है, दिस इज ही इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम बाय हिज सुपीरियर। और ये जो सबऑर्डिनेट है ये बाउंड है, इसको काम करना ही होगा, इसकी ये जिम्मेदारी है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे परफॉर्म करना होगा वो ड्यूटी जो इसके सुपीरियर ने इसको दी है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लो अपवर्ड, इसका मतलब क्या है कि ये जो सबऑर्डिनेट है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये किसको आंसरेबल है, ठीक है। ये जो सबऑर्डिनेट है ही इज रिस्पॉन्सिबल टू इट्स सुपीरियर, ठीक है। ये जो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लो अपवर्ड, इसका क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, इसका मतलब है ये जो सबऑर्डिनेट है ये अपने सीनियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब चलिए जल्दी से हम तीसरा एलिमेंट पढ़ लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, यानी आंसरेबल। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, दिस इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो भी जिम्मेदारी दी गई है, ये जो जूनियर है इसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको वो कैरी आउट करे, इसका जो ऑब्लिगेशन होता है। एंड बीइंग अकाउंटेबल, बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। ये जो सबऑर्डिनेट है ये किसके लिए अकाउंटेबल है, ये अपने सीनियर के लिए अकाउंटेबल है, ठीक है। इसको जवाबदेही किसको करनी होगी, सीनियर को करनी होगी। अगर फाइनल आउटकम नहीं आया, फाइनल काम उसने करके नहीं दिया, तो वो किसको आंसरेबल है, वो अपने सीनियर को आंसरेबल है, ठीक है। ये जो सबऑर्डिनेट है ये अपने सीनियर को जवाब देगा कि व्हाई ही हैज नॉट फिनिश्ड द टास्क ऑन टाइम, उसने अपना टास्क समय पे क्यों नहीं दिया। तो दिस इज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और मैंने एक चीज और बताई थी उसको ध्यान रखिएगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से पहले एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बाद अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी रहती है, अल्टीमेट जिम्मेदारी सुपीरियर की ही रहती है। सुपीरियर इज अकाउंटेबल, सुपीरियर की जवाबदेही होती है, ठीक है। मैंने बताया था ना, सबऑर्डिनेट भले ही फेल हो जाए, ना काम टाइम पे कर पाए, ठीक है, बट टॉप मैनेजमेंट को जवाब कौन देगा, ये सुपीरियर देगा, ठीक है। ये जो सबऑर्डिनेट है ये भी आंसरेबल है, बट ये किसको आंसरेबल है, ये तो अपने सीनियर को बताएगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से मैं शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पाया, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट अपने सीनियर को जवाब देगा, ठीक है। लेकिन जो अल्टीमेट, क्योंकि ये काम किसको दिया गया था, सीनियर को दिया गया था, तो अल्टीमेटली जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, सीनियर की बनती है टू टॉप मैनेजमेंट, ठीक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी बहुत पूछा जाता है। देखिए, इसको पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया तो चाहे जैसे भी पूछ लिया जाए यू कैन आंसर। ये स्टेटमेंट क्या है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो हम डेलीगेट कर सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट, ठीक है। अथॉरिटी जो राइट है उसको डेलीगेट किया जा सकता है, बट जो जवाबदेही, जो आंसरेबल आंसरेबल है उसको डेलीगेट नहीं किया जाता है। तो ये बात तो अभी मैंने जस्टिफाई करी कि अथॉरिटी, काम करने का जो अथॉरिटी है, जो राइट है, वो देखिए, ये जो सुपीरियर है उसने अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी,
ठीक है, सुपीरियर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी सबऑर्डिनेट को, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ अथॉरिटी भी तो देगा, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे ये जूनियर को बोला गया कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सपोज करिए कुछ डेटा वगैरह चाहिए हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एचआर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कुछ डेटा चाहिए हो, तो इस सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी भी दी जाती है कि वो डेटा जो है दूसरे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से डेटा ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसको अधिकार दिया गया, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उसके साथ इसको अधिकार भी दिया गया। ठीक है, तो वही लिखा है कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है दिस कैन नॉट, वो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जाती है। जो जवाबदेही है वो सीनियर की ही है। ठीक है, ये जो सीनियर है उसी की जवाबदेही है। तो वही ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट। ठीक, चलिए आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से जरा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना चाहिए। तो सबसे पहली, वैसे अगर अभी तक आपको समझ में आ गया है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है और उसके जो एलिमेंट्स वगैरह हमने पढ़े, प्रोसेस पढ़ा, अगर वो अच्छे से समझ में आ गया है तो अब आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, दैट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, और वैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना ही पड़ता है, क्योंकि सारा टास्क, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जाती है काम बढ़ता जाता है, तो एक इंडिविजुअल सारे काम कर नहीं सकता, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हेल्प इन इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करता है। क्यों, कैसे हेल्प करता है, क्योंकि जो मैनेजर होता है, ठीक है, मैनेजर इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन मोर इफिशिएंटली इफ ही फोकस ऑन की एरियाज। अगर जो मैनेजर है, जो सुपीरियर है, वो अपना काम तभी अच्छे से कर पाएगा जब वो केवल की एरियाज पे फोकस करेगा, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, उन पे अगर फोकस कर पाएगा, उनके लिए ज्यादा समय निकाल पाएगा, उन पे कंसंट्रेट कर पाएगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली मैनेज हो पाएगी। ठीक है, एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, जो सुपीरियर है उसको फ्रीडम मिल जाती है रूटीन काम से। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ये सुपीरियर जो है अपने रूटीन काम जो होते हैं अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है, और ये जो सुपीरियर है ये अब फोकस कर पाता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, अब फोकस कर पाता है, तो यानी चीजों को अच्छे से अब वो मैनेज कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने अपने रूटीन काम जो है जूनियर को दे दिया, तो ये इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, ये भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर चुकी हूँ कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये एम्प्लॉय डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। जो सब ऑर्डिनेट है उस, चाहे सब ऑर्डिनेट चाहे सुपीरियर, दोनों के ही केस में हम देख सकते हैं, ये जो सब ऑर्डिनेट है या जो सुपीरियर है उसको ज्यादा अब एम्प्लॉय मतलब अपॉर्चुनिटी मिल पाती है कि वो अपने टैलेंट, जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, वो उसको यूज करके वो टास्क को परफॉर्म कर सके। जैसे चलिए पहले मैं सब ऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से बताती हूँ। जो सब ऑर्डिनेट है उसको अब नया काम और बड़ा काम अपने सीनियर का काम करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, उसको कोई टास्क असाइन किया गया है, जो टास्क अभी तक सीनियर कर रहा था, अब वो काम जूनियर को करने को मिला है। ठीक है, तो अब जूनियर को प्राउड फील होगा कि नहीं, ठीक है, कि सीनियर ने उस पर ट्रस्ट किया, प्लस ये जो जूनियर है उसके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल है, अब वो उसको यूटिलाइज करने की, उसे कह लीजिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। इसको बहुत अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना आता है जूनियर को। ठीक है, बट अभी तक ये काम उसे दिया ही नहीं जाता था, ये काम सीनियर करता था, बट ठीक है इस बार उसे उस पर ट्रस्ट करके उसको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो इससे क्या है, उसे नया काम करने को मिला है, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और ये जो सीनियर है वो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर करके एकदम एक्सपर्ट हो चुका है, तो अब वो नया जो एरियाज है, न्यू एरियाज है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अब रूटीन काम उसने अपने जूनियर को दे दिया है। तो बेसिकली चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, दोनों का ही डेवलपमेंट होता है, दोनों कुछ नए एरियाज को एक्सप्लोर कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंस। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मोटिवेशन होता है ना, इससे जो सब ऑर्डिनेट है वो मोटिवेट होगा कि नहीं होगा, बताइए। जो सब ऑर्डिनेट है, ये जो सब ऑर्डिनेट है ये मोटिवेट होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो अब इसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। पहले इसको बहुत ही रूटीन वर्क मिल रहे थे जो कर करके पक चुका था। ठीक है, अब उसको नया काम मिला है। नया काम तो तभी मिलेगा ना जब यानी सीनियर आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तभी आपको नया काम देंगे। ठीक है, तो इसको अब ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए अब वो अपने अंदर का जो टैलेंट है, जो स्किल है, ठीक है, अब उसको यूज कर पाएगा, तो ही विल बी मोटिवेटेड। और एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी तो है। वही मैंने कहा, देखिए जूनियर को काम कब मिलेगा, जब सीनियर उस पे क्या कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है।
ठीक है? जब सीनियर को जूनियर पे क्या है, कॉन्फिडेंस है। अभी जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उसके बहुत सारे अंदर मतलब उसके अंडर में बहुत सारे अकाउंटेंट होंगे, ठीक है? बट इसने शायद इस अकाउंटेंट 1 जो अकाउंटेंट 1 है उसको ये काम दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो इसने इसको काम क्यों दिया? क्योंकि शायद ये सीएफओ जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, ये इस अकाउंटेंट पे ट्रस्ट कर रहा था, ठीक है? उसे कॉन्फिडेंस था कि ये एम्प्लॉय कर लेगा, ठीक है? तो इससे क्या है, एम्प्लॉय में मोटिवेशन आता है, सबऑर्डिनेट मोटिवेट होता है। ये भी इसका बेनिफिट है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसका मतलब कह लीजिए सेल्फ एस्टीम एम्प्लॉय की बढ़ती है, अल्टीमेटली उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो ये तीसरा बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट क्या है? फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। अगर ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, इससे क्या है, इट हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प मिलता है। अब कैसे, मैं बता रही हूँ। देखिए, ये है सीनियर और ये है सबऑर्डिनेट, ठीक है? अभी तक जो फाइनेंशियल, इसी का एग्जांपल लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का काम अभी तक ये जो सीएफओ थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने ये काम किसको दे दिया? अपने जूनियर को दे दिया है, सीएफओ को दे दिया है, ठीक है? तो जो काम अभी तक इस सबऑर्डिनेट को आता नहीं था, ठीक है, बट सीनियर ने एक बार इसको ट्रेनिंग दे दी, ऐसे ऐसे काम करना है, तो अब इस यानी इस सबऑर्डिनेट ने अपने सीनियर का काम करना सीख लिया, ठीक है? और सपोज करिए इस बार इसने काम किया, अगली बार किसी दूसरे अकाउंटेंट ने काम किया, ठीक है, अगली बार किसी और को ये टास्क डेलीगेट किया गया। तो इससे क्या है, ये जो सीनियर है एक तरीके से वर्क फोर्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है? आगे चल के अगर सपोज करिए ये जो सीनियर है इसका प्रमोशन हो जाए, ये बोर्ड ऑफ मतलब बोर्ड मेंबर्स में शिफ्ट हो जाए, ठीक है, इसका प्रमोशन हो जाए, ये बोर्ड मेंबर में सपोज करिए आगे चल के शिफ्ट हो जाए, तो इसकी पोजीशन लेने के लिए ये जितने भी जूनियर अकाउंटेंट है ये सब रेडी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सीनियर का काम सीख लिया है, ठीक है? या फिर आगे चल के, ये एक एग्जांपल है, या फिर आगे चल के फर्म अगर एक्सपेंड होती है, कोई नई फैक्ट्री डालते हैं, कोई नया ऑफिस खोलते हैं, तो वहां पे अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे जितने जूनियर अकाउंटेंट थे, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी था, इस सीनियर ने अपने काम सबको सिखा दिए, डेलीगेट कर करके वो जो काम है सबको सिखा दिए, सबको ट्रेंड कर दिया, ठीक है? तो अब ये जो नया ऑफिस खुल रहा है, इसमें किसी भी अकाउंटेंट को इसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो कितना फायदा है, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ना, एक तरीके से ट्रेनिंग ग्राउंड है, ठीक है? एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। डेलीगेशन के थ्रू सुपीरियर अपना काम जो है सबऑर्डिनेट को देता है और सिखाता है। देखिए, सबऑर्डिनेट गलती भी करेगा, ठीक है, तो सीनियर उसको सिखाएगा कि कैसे होगा, तो उस तरीके से एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है और ऑर्गेनाइजेशन की एक कह लीजिए एक बड़ी वर्कफोर्स रेडी हो जाती है, जो आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है? तो ये इसका चौथा बेनिफिट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्या है? इट इज अ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ये जो है बेसिस है मैनेजमेंट हायरार्की का। इसका मतलब है कि डेलीगेशन में क्या होता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट जो रिलेशनशिप है ये स्टैब्लिश होते हैं, ठीक है, ये क्लियरली डिफाइंड होता है, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, ये मतलब डिग्री ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी विच डिटरमाइन हु हैज टू रिपोर्ट होम, यानी एक मैनेजमेंट हायरार्की क्लियरली इसमें डिफाइन होती है, डिग्री ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी डिफाइन होती है कि कौन सा सबऑर्डिनेट किस सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा, तो ये सारी चीजें इससे क्लियरली डिफाइन होती हैं, ठीक है? तो ये इसकी फिफ्थ इंपॉर्टेंस है। छठी इंपॉर्टेंस क्या है? बेटर कोऑर्डिनेशन। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो पाता है ना, क्योंकि इसमें अभी हमने पढ़ा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में तीन चीजें होती है, तीन एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से बताइए जल्दी से? एक होता है अथॉरिटी, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है अकाउंटेबिलिटी। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और ये जो तीनों एलिमेंट है ना, ये क्या डिफाइन करते हैं? ये डिफाइन करते हैं पावर, किसी भी जॉब पोजीशन पे कितनी पावर है, किस जॉब पोजीशन को क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, कौन सी जॉब पोजीशन आंसरेबल है, ठीक है? तो ये क्लियरली डिफाइन करता है। और अगर ड्यूटीज क्लियरली मतलब कह लीजिए डिफाइंड होती है ना, तो क्या होता है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये चीज हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर काम क्लियरली डिफाइंड होता है, डिफरेंट जॉब पोजीशन, इस सुपीरियर को पता है इसको क्या करना है, जूनियर को पता है इसको क्या करना है, इसके पावर, इनकी ड्यूटी, इनकी आंसरेबिलिटी अगर क्लियरली डिफाइंड होती है, तो देयर इज नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, ठीक है? तो इट हेल्प इन द बेटर कोऑर्डिनेशन, इससे बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाता है, ठीक है, इफिशिएंट कोऑर्डिनेशन हो पाता है अगर क्लैरिटी होती है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्लैरिटी ही आती है, ठीक है? तो इट हेल्प इन बेटर कोऑर्डिनेशन, ये बेटर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ठीक? तो चलिए, मैं बोलते बोलते काफी अब थक गई हूँ। अब एक्चुअली मेरा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है,
तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स हमने पढ़े, प्रोसेस भी कह सकते हैं इसे डेलीगेशन का। तो 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। इनके बारे में डिटेल में जाना और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, ठीक है। एंड होपफुली अब अगले लेक्चर में हमारा ये जो पूरा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग का ये खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग पूरा 6 लेक्चर्स में फिनिश हो रहा है, काफी लेंदी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एमसीक्यूज भी मेरे चैनल पे 1000 एमसीक्यू सीरीज भी है, आप उसे भी जरूर चेकआउट करिएगा। मैंने उसमें 100 एमसीक्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्कस किए हैं और मैंने जो नोटिस किया, मैंने देखा और वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। तो मैंने वहां पे नोटिस किया कि ऑर्गेनाइजिंग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।